दोस्तों, मेरी कहानियों में सांप एक ऐसी कहानी है जो इंसान को हैरान कर देती है, क्योंकि उसका हीरो खुद को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नहीं, सांप की औलाद कहता है। अपनी पैदाश का जवाज वो आसमानी सहीफों में भी तलाश करता है और उससे कतई नज़र कहानी का भाव और कदम कदम पर तजस्सुस आखिरी वक्त तक आपको कहानी सुनने पर मजबूर कर देगा। मेरा ख्याल है कि पड़ोसी मुल्क का सफारत खाना हमारी मदद बिल्कुल नहीं करेगा। तुम खुद सोचो, अगर उसे अपने जासूसों ही से काम लेना होता तो फिर वो हमसे सौदा करने की बात क्यों करता। वो तो कहते हैं कि पहले हम उस मुल्क की सरहद राहील के साथ पार करें और फिर वो हमसे बात करेंगे। तुम बात तो करके देखो। मैंने तुम्हारी मौजूदगी ही में बात की थी और उस मुल्क से वो अपने सफारती तल्लुकात खराब करना नहीं चाहते, और जिससे हम दोनों बात कर रहे थे वो अफसर बार बार कह रहा था कि वो प्रोफेसर हमें दरकार जरूर है, लेकिन प्रोफेसर की खातिर हम अपने सफारती तल्लुकात को दांव पर नहीं लगा सकते। हाँ, ये तो वो कह रहा था, लेकिन दोबारा उसे बात करने में हर्ज भी क्या है। बहुत हर्ज है और कई रुकावटें हैं। हम पड़ोसी मुल्क में यह तय करके आए थे कि यहाँ उसके किसी सफारती अफसर से राब्ता करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब अगर मैं राब्ता करने की कोशिश करता हूँ तो एक तरह से जुबानी मुआहदे की खिलाफ वर्जी होती है, और तुम जानती हो कि मौत मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बेहतर है। मार्टिन ने सिगरेट का आखिरी कश लेते हुए कहा, और अगर तुम 2-4 दिन के लिए पड़ोसी मुल्क जाओ तो? नहीं, ये अब मुमकिन नहीं। मेरा ख्याल है कि असल खेल अब शुरू हो गया है और यहाँ की हुकूमत के चंद आला अफसरान की दिलचस्पियां भी प्रोफेसर के मामले में कुछ ज्यादा हो गई हैं। मार्टिन ने कहा, और मुमकिन है कि आशा बेगम यहाँ की हुकूमत के इशारे पर। अरे मार्टिन, क्या तुम्हें नशा हो गया है? कहाँ आशा बेगम और कहाँ हुकूमत? आलिया कमाल ने मज़का उड़ाने वाले अंदाज में कहा। आशा बेगम का तलक यहाँ के एक मुस्तहकम सियासी जमात से भी है और वो वुमन वर्ल्ड की सरगर्म रहनुमा भी है। बाज गैर मुल्की सफारतकारों से उसके गहरे मरासम भी हैं और मकामी आला अफसरान भी उसकी। ये सब मैं जानती हूँ, आलिया ने कहा, और उसके बावजूद भी मेरा ख्याल ये है कि आशा बेगम को दरमियान में डालकर यहाँ के अफसरान कोई काम नहीं करेंगे। मुमकिन है कि ऐसा ही हो। ऐसा ही है, आलिया ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, और अब तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो, इसलिए आओ अब कुछ खा लें। क्या खिलाओगी? पहले तो तुम मुझे खाओ, आलिया ने खुद सुपुर्दगी के आलम में कहा, और फिर जो चाहो खा लेना। मार्टिन ने चंद लम्हे आलिया के नीम उरियां जिस्म के नशीबो फराद को दिलचस्पी से देखा और फिर कमर में हाथ डालकर ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। मरकजी और सूबाई हुकूमत के आला अफसरान की मीटिंग एक गैर सरकारी इमारत में हुई और एक बड़ी सी मेज के गिर्द 10 अफराद बैठे थे और उनमें वजारत सकाफत, मादनी वसाइल के 4 बड़े अफसर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के 2 अफसर, वजारत खारजा के 4 अफसर शामिल थे। और उन 10 अफसरान ने दस्ती घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, हमारे मेहमान के आने में अभी कुछ देर है, इसलिए हम आपस में तबादला ख्याल कर लें तो मुनासिब है। हमने तो प्रोफेसर राहील की पुरइसरार शख्सियत और गुज़िश्ता दिनों की गुमशुदगी के बारे में छानबीन के बाद जो रिपोर्ट मुरतब की है वो आप लोगों को दे दी। इंटेलिजेंस के एक अफसर ने कहा, और उस रिपोर्ट को हमने गुज़श्ता रात आखिरी शक्ल दी थी और हमारी इतलात के मुताबिक हालात में कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई। मेरे ख्याल में तो ये रिपोर्ट एक लिहाज से तशन्ना है, वजारत खारजा के एक अफसर ने कहा, और उस रिपोर्ट में अमकानात के सिलसिले में कोई इशारा नहीं। प्रोफेसर की पुरइसरारियत अब कोई राज नहीं रही। कुछ गैर मुल्कियों ने यहाँ से ले जाना चाहते हैं और ये भी कोई तज्जुब खेद बात नहीं। उस रिपोर्ट में उसका कहीं हवाला नहीं है कि कौन कौन से मुल्क प्रोफेसर की ज़ात में दिलचस्पी रखते हैं। इस सिलसिले में हमारे पास कुछ मालूमात तो हैं, लेकिन अभी हमारे पास उस सिलसिले में कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम उनका जिक्र अपनी रिपोर्ट में नहीं किया। हाँ, इसका इम्कान है कि हम बहुत जल्द सबूत फराहम कर लेंगे। हमारा महकमा पूरी जहानत और वसाइल से सबूत फराहम करने की कोशिश कर रहा है और मुझे यकीन है कि सबूत हम फराहम कर लेंगे। वैसे हम समझते हैं कि प्रोफेसर की ज़ात में हमारे कुछ पड़ोसी मुल्क दिलचस्पी ले रहे होंगे। आप ये बात जुबानी कह रहे हैं, वजारत दाखिला के एक अफसर ने कहा। जी, फिलहाल तो हम जुबानी ही कह सकते हैं। मैं प्रोफेसर की ज़ात और उनकी सलाहियतों के हवाले से चंद बातें करना चाहता हूँ। मादनी वसाइल के एक अफसर ने कहा, और ये तो आप सब जानते ही होंगे कि हमारे मुल्क की सरजमीन मादनियात से माला माल है। हमारे पास ज़ैर ज़मीन इतनी दौलत है कि अगर हम उसे निकालने में कामयाब हो गए
तो हमसे खुशहाल मुल्क इस खित्ते में कोई दूसरा नहीं होगा। यही नहीं, हमारी जमीनें पेट्रोल और गैस के ज़खायर भी अपने सीने में छुपाए हुए हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? एक अफसर ने कहा और उनके चेहरे से बेजारी ज़ाहिर हो रही है। मैं कहना ये चाहता हूं कि ना हमारे पास ज़ैर ज़मीन देखने वाले आलात हैं और ना आंखें। ये तो ठीक है, लेकिन हमारे दोस्तों ने यहाँ मादनियात तलाश करने की कोशिश तो की है, लेकिन सवाए कौमी वसाइल की बर्बादी के हमारे हाथ क्या आया? और जदीद तरीन आलात से लेस कंपनियों ने बरसों तेल की तलाश में सिर्फ किए, लेकिन एक बूंद तेल भी हाथ नहीं आया। जी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, और मैं खुद यही कहना चाहता हूं कि हमारी ज़मीन की वो नसें और शरियानें जिनमें ना ख़त्म होने वाला तेल गर्दश कर रहा है, उन तक उन कंपनियों की रसाई नहीं हुई, और जदीद तरीन आलात तेल की रगें और नसें तलाश करने में नाकाम रहे। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों? आप खुद ही इस सवाल का जवाब दें तो बेहतर है, उसी अफसर ने कहा, और जिसके चेहरे से बेजारी अयां थी। मेरे ख्याल में तो वो कंपनियां यहां से तेल निकालना ही नहीं चाहती, और मुमकिन है कि यह ख्याल गलत हो, लेकिन लगता ऐसा ही है कि तेल की तलाश के ड्रामे में सिर्फ हमारे महदूद वसाइल काम आते रहे, और आखिरी नतीजे के तौर पर यह ड्रामा ख़त्म करना पड़ा या महदूद करना पड़ा। बात अब भी मेरी समझ में नहीं आई। शायद आप मेरी बात समझना नहीं चाहते। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर प्रोफेसर में ज़ैर ज़मीन देखने की सलाहियत है, तो हम उनके ज़रिए अपने मुल्क के वसाइल में इजाफा कर सकते हैं। क्या प्रोफेसर तेल की तलाश में मदद करेगा? वो तेल जो हज़ारों फुट नीचे मौजूद होता है, ये मुझे भी मालूम है, तेल हज़ारों फुट नीचे होता है, और मैं ये भी जानता हूँ कि किन किन ममालिक में तेल कितने हज़ार फुट ज़मीन के अंदर है। उसके साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे मुल्क की ज़मीन के अंदर जो मादनियात हैं वो हज़ारों फुट नीचे नहीं हैं, और उन तक प्रोफेसर राहील की निगाहें शायद पहुँच जाएं। और अगर ऐसा हुआ तो मतलब ये कि प्रोफेसर राहील की ज़रूरत आपकी वजारत को है, बेजार नजर आने वाले अफसर ने तंदिया अंदाज में कहा। आप ठीक समझे, हमारी वजारत या महकमा प्रोफेसर की जहानत और सलाहियतों से फ़ायदा उठाना चाहता है। उस सिलसिले में प्रोफेसर को आला मुलाजमत भी पेश की जा सकती है, और उनकी खिदमात के एजाज़ी तौर पर भी ली जा सकती है। हम चाहते हैं कि उनके ज़रिए ज़ैर ज़मीन वसाइल तक रसाई हासिल करें और उस दौलत को ज़मीन से बाहर ले आएं। क्या हम प्रोफेसर को इस काम के लिए मजबूर कर सकते हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अफसर ने कहा। किसी शख्स से उसकी मर्जी के खिलाफ काम लेना तो खैर मुश्किल है, लेकिन हम चाहें तो ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं कि प्रोफेसर राहील किसी दबाव के बगैर ये काम अंजाम दें। वजारत दाखिला के एक अफसर ने कहा। मेरे ख्याल में तो प्रोफेसर की हुब्बुल वतनी मशकूक है, वजारत खारजा के अफसर ने कहा। नहीं, आपका यह ख्याल अभी कबल अज़ वक़्त है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमने प्रोफेसर को आजमाया है, उसके सुपुर्द कोई ऐसा काम किया है जिसे अंजाम देकर वह अपनी वतन दोस्ती का सबूत दे सकता, या इनकार करके खुद को वतन दुश्मन साबित करता? इस किस्म की फजूल बहस से क्या हासिल? एक अफसर ने कदरे तेज आवाज में कहा। और सोचना यह है कि अब तक प्रोफेसर राहील की जो सलाहियतें सामने आई हैं, क्या हम उन्हें वतन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किस तरह? मेरे ख्याल में तो प्रोफेसर वतन की खातिर सब कुछ करने को तैयार हो जाएगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के दूसरे अफसर ने कहा। और अगर हम उसकी तरबियत अपने महकमे के हिसाब से करें तो वो चंद माह में ही हमारे काम का आदमी बन जाएगा। मतलब ये कि आप प्रोफेसर से जासूसी कराएंगे, तो इसमें हर्ज ही क्या है? दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग जासूसी करते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े और मुअज़्ज़ज़ पेशे या मुलाजमत से मुंसलिक हों। और ये बात प्रोफेसर को समझाई जा सकती है कि वो खैर ये बात भी समझा दी जाएगी, वजारत खारजा के एक अफसर ने धीमी आवाज में कहा। फिलहाल तो मेरे ख्याल में हम प्रोफेसर से अभी वो अफसर यही कह सका था कि हाल जैसे कमरे की दीवार में लगे सुर्ख बल्ब किसी की आमद का ऐलान करने लगे। प्रोफेसर राहील चंद लम्हे बाद ही एक अफसर के साथ कमरे में दाखिल हुआ, और कमरे में दाखिल होकर प्रोफेसर राहील और उसके साथ आया हुआ अफसर मेज के गिर्द पड़ी हुई दो खाली कुर्सियों पर बैठ गए। प्रोफेसर ने कुर्सी पर बैठने के बाद दीगर अफसरान का जायजा लिया, और सारे चेहरे इसके लिए अजनबी थे। प्रोफेसर राहील के साथ आए हुए अफसर ने गला साफ करते हुए कहा, इस कमरे में बैठे हुए सारे अफराद आपके लिए अजनबी जरूर हैं, लेकिन ये सब हुकूमत के किसी न किसी आला ओहदे पर फायद हैं, और हम सब ये मुतफ़क्का तौर पर ख्याल है हम सब का कि आप मुल्क के लिए नाकाबिल फरामोश खिदमात अंजाम दे सकते हैं। राहील बहुत तवज्जो से अफसर की बात सुन रहा था, और कमरे में मौजूद हर शख्स को दिलचस्पी से भी देख रहा था।
آپ کو میٹنگ میں لانے کے لیے جو راستہ اختیار کیا گیا وہ قدرے غیر مہذب تھا، لیکن یہ سب کچھ حالات کے پیش نظر کیا گیا۔ ہم آپ کو اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دیتے تو یقیناً آپ یہاں پہنچتے، لیکن پھر اس اجلاس میں آپ کی شرکت راز نہ رہتی۔ حکومت یہ بالکل نہیں چاہتی کہ آپ کی ذات۔ اس افسر کی آواز اچانک ہی گھٹ کر رہ گئی اور کمرے میں ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور چند لمحوں میں کمرہ کثیف دھویں سے بھر گیا اور کمرے میں موجود ہر شخص کو سانس لینے میں دشواری ہوئی اور پھر ان کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ ان افراد کے بے ہوش ہونے کے چند ہی لمحے بعد 2 افراد چہرے پر ماسک لگائے کمرے میں داخل ہوئے اور دونوں تیزی سے اس کرسی کی طرف بڑھے تھے جس پر پروفیسر راہیل بیٹھا تھا۔ راہیل بھی دیگر افراد کی طرح بے ہوش ہو گیا اور ان دونوں نے بہت پھرتی سے راہیل کو اٹھایا اور پھر وہ راہیل کو اٹھائے اسی کار تک پہنچے جس میں تھوڑی دیر پہلے ہی راہیل یہاں تک پہنچا تھا۔ وہ کار عمارت کے بیرونی گیٹ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ راہیل کو پچھلی سیٹ پر ڈالنے کے بعد ان دونوں میں سے ایک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور دوسرے نے آگے بڑھ کر گیٹ کھول دیا۔ کار کے باہر نکلتے ہی اس شخص نے گیٹ بند کر کے باہر کنڈی لگائی اور پھر کار میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی کار ساتھ سے سیوک سینٹر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کار کے پیچھے تھوڑی دیر بعد ہی وہ کار بھی روانہ ہوئی جو پہلے ہی مکان کے دائیں طرف والی ذیلی سڑک پر موجود تھی۔ دونوں کاروں کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ ذرا سی رفتار بڑھا کر پچھلی کار اگلی کار کے برابر آ سکتی تھی۔ اگلی کار حسن اسکوائر سے سبز منڈی کی طرف مڑ گئی اور جبکہ دوسری کار کے ڈرائیور نے کار کو ٹرن دیے بغیر ہی سڑک کے کنارے کر کے بریک لگا دیے۔ اس کی نگاہ عقبی آئینے پر جمی ہوئی تھی اور وہ نیلی کار جو قدرے فاصلے سے اس کے پیچھے آ رہی تھی اس کے قریب سے نکل گئی۔ اس نے بھی سبز منڈی کی طرف ٹرن لیا تھا اور دوسرے نمبر کی کار اب تیسرے نمبر پر آ گئی۔ اب تینوں کاریں آگے پیچھے سبز منڈی کی طرف جا رہی تھی اور پس پروفیسر کو لے جانے والی کار میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا، مجھے توقع رہی تھی کہ موسیٰ یہ کام اتنی آسانی سے ہو جائے گا۔ للن بھائی، اپنا نام خواہ مخواہ میں تو موسیٰ کلٹی نہیں ہے۔ ہم فٹافٹ کام کر کے ایسا کلٹی ہوتا ہے جیسے ابھی ہو گیا۔ خیر پھوٹی تو تم نے بھی بہت دکھائی تھی۔ میرے خیال میں تو وہ سالے دونوں چینی مر گئے ہوں گے، للن نے دھیمی آواز میں کہا، اور پہلے والا تو بہت خاموشی سے گر گیا تھا، لیکن چند جس کا منہ تم نے دبایا تھا اس سالے میں بہت طاقت تھی اور ایک بار میں اس کا کام تمام نہیں ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ دونوں چینی بھی وہی کچھ کرنے آئے تھے جو ہم نے کیا، موسیٰ نے کار کی رفتار میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور مجھے وقت پر ہی سوچ گئی کہ ہم چینیوں کے ماسک خود نہ لگاتے تو کمرے میں داخل ہوتے ہی بے ہوش ہو جاتے۔ ان دونوں چینیوں میں سے ایک نے کمرے میں داخل ہونے کی بجائے گیند کمرے میں پھینکی تو میں اسی وقت مجھے بھی شک ہو گیا تھا۔ ہم سے غلطی ہو گئی اور ان چینیوں کو کمرے سے باہر ہی چھوڑ دیا۔ تو کیا ان کا اچار ڈالتے؟ اگر گرفتار ہوتے ہیں سالے تو ہو جائیں ہماری بلا سے، اور اپنا تو کام ہو گیا، للن نے کہا، اور اس سالے شوکت سلنگی کو بھی کوئی دین دھرم نہیں ہے، بولتا تھا کہ یہ آشا بیگم کا کام نہیں، اس کے پیسے الگ ملیں گے۔ ٹھیک ہے یار، ہم نے آشا سے کوئی ایسا معاہدہ تو کیا نہیں کہ صرف اسی کا کام کریں گے اور کسی کا نہیں کریں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس بندے کو ہم اٹھا کر لائے ہیں اس کا آشا بیگم سے تعلق ہے، اور یہ سالی کہیں ڈبل کراس والی بات اس سے بات نہ ہو جائے۔ اگر یہ ڈبل کراس والی بات ہے تو بھی سلنگی بھگتے گا، اور میں نے تو اسے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کام کس کا ہے۔ ہاں اگر بندے کو قتل کرنا ہوتا تو ضرور پوچھتا، اور یہ تو معمولی اغوا کی بات ہے، بس آدھے گھنٹے کا کام ابھی ختم ہو جائے گا۔ اس آدھے گھنٹے کے کام میں جان بھی جا سکتی تھی، وہ سالے چینی ہمیں دیکھ لیتے تو زندہ کہاں چھوڑتے، اس نے کہا، اور پھر اس کی نظر سائیڈ گلاس پر پڑی۔ یہ کار شاید ہمارا تعاقب کر رہی ہے۔ موسیٰ نے پہلی رفتار میں اضافہ کیا اور پھر بریک پر پیر کا دباؤ ڈالا اور پیچھے آنے والی کار اب بالکل ان کے قریب پہنچ گئی۔ سبز منڈی سے نکل کر جب کار جیل روڈ اور بہادر آباد کے چوراہے پر پہنچی اور پیچھے سے آنے والی کار کی پچھلی کھڑکی سے ایک ہاتھ باہر آیا اور پھر موسیٰ کی کار لنگڑانے لگی۔ ایک ہی بے آواز فائر نے موسیٰ کی کار کا پچھلا ویل بیکار کر دیا۔ موسیٰ نے بے وقت تمام بریک لگائے تھے اور پیچھے آنے والی کار بالکل ان کے قریب آ کر رکی، اور پھر وہ کچھ ہو گیا جس کا تصور بھی موسیٰ اور للن نے نہیں کیا تھا۔ للن اور موسیٰ کے کندھوں میں چبھن سی ہوئی اور پھر انہوں نے اپنے کرم فرماؤں پر نگاہ ڈالے بغیر ہی گردن ڈال دی۔ کار کے رکتے ہی موسیٰ اگر عقب نما آئینے پر نظر ڈالتا تو اسے پچھلی کار سے اتر کر اپنی طرف آنے والے چینی ضرور نظر آ جاتا۔ موسیٰ اور للن کے گردن ڈالنے کا نظارہ کیے بغیر ہی ان دونوں چینیوں میں سے ایک نے کار کا پچھلا دروازہ کھول کر پروفیسر راہیل کو باہر کھینچ لیا۔ پروفیسر کو ایک کار سے دوسری کار میں منتقل کرنے میں دیر نہیں لگی اور ساری کاروائی میں مشکل سے 1.5-2 منٹ لگے ہوں گے۔
प्रोफेसर के कार में मुंतकिल होते ही कार एक झटके से न सिर्फ आगे बढ़ी बल्कि दूसरे लम्हे उसकी रफ्तार में इजाफा हुआ और होता ही चला गया। ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ चीनी खासा मुशाक ड्राइवर था और वो बगैर ब्रेक पर पांव रखे कार को मुख्तलिफ टर्न दे रहा था और थोड़ी देर बाद ही वो कार कायदे आजम के मज़ार वाले इलाके के एक मकान के गेट में दाखिल हुई। कार के दाखिल होते ही गेट बंद हो गया और उस मकान का गेट शायद उस कार के इंतजार में ही खुला हुआ था। कार से 3 चीनी नीचे आए और फिर प्रोफेसर राहील को कार से निकाला गया। उन तीनों चीनियों में से एक खासा सेहतमंद और दराज कामत भी था और प्रोफेसर को कंधे पर लादकर मकान में दाखिल हो गया। उसके अंदर आते ही वो दोनों चीनी फिर कार में बैठे और कार मकान से बाहर निकल गई। दराज कद चीनी प्रोफेसर को लेकर एक मुख्तसर से ड्राइंग रूम में आया और फिर उसे सोफे पर लिटाकर घुटनों के बल कालीन पर बैठ गया। वो बहुत गौर से प्रोफेसर का जायजा ले रहा था। रफ्ता रफ्ता उसके लबों पर मुस्कुराहट उभरने लगी और वो मुस्कुराते हुए उठा और करीब रखे हुए फोन पर किसी के नंबर डायल किए। रिसीवर कान से लगाए और वो दूसरी तरफ से रिसीवर उठाए जाने का इंतजार करता रहा। चंद लम्हे बाद ही उसके चेहरे पर तशवीश के आसार उभर आए। क्या दुकान में कोई नहीं, उसने सोचा, और ये कैसे मुमकिन है। चंद लम्हे इंतजार करने के बाद जब वो रिसीवर केडर पर रखकर पलटा तो प्रोफेसर राहील होश में आ चुका था। माफ करना मुअज़्ज़ज़ प्रोफेसर, दराज कद चीनी ने ताज़ीमन खम देते हुए कहा। यांगलाई आपका अदना कदरदान है और आपके दीदार की तमन्ना में लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुंचा है। यांगलाई, राहील ने यूं कहा जैसे ज़हन पर जोर दे रहा हो, और मेरा ख्याल है कि हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले। आपका ख्याल दुरुस्त है काबिल एहतराम प्रोफेसर, और ये मेरी बदनसीबी है कि आज से कबल मैं आपसे मुलाकात नहीं कर सका। यांगलाई ने मदबाना अंदाज में कहा, और मेरी खुश नसीबी है कि आज मैं आपके रूबरू हूँ और चंद दिन आपको अपना मेहमान बनाने की सआदत हासिल करने वाला हूँ। लेकिन मैं तो एक आला सरकारी अफसर का मेहमान था, प्रोफेसर राहील ने तज़बदब के आलम में कहा। और फिर हम लोग, वो अफसर नहीं फरार था जनाब अली। यांगलाई ने बड़ी सफाई से झूठ बोला। जो लोग आपको खत्म करना चाहते हैं वो उनका कारिंदा था। वो सब आपकी मौत के मुंतज़िर एक कमरे में बैठे थे और बस इत्तेफाक ही से आपके उस कदरदान को इत्तला मिली और फिर बड़े कत्लो खून के बाद मैं आपको उन लोगों के पंजे से निकालने में कामयाब हुआ। मेरे 2 आदमी आप पर नसार हो गए और उन्होंने आपके कदमों पर अपनी जानों का नजराना पेश किया। 2 आदमियों का नजराना, और प्रोफेसर ने उलझे उलझे अंदाज में कहा। हाँ मोहतरम, जैसे ही आपके दीदार की तमन्ना पूरी हुई उन्होंने अपनी जान दे दी। मेरा ख्याल है कि उस वक्त उन अकीदतमंदों की लाशें पुलिस की तहवील में होंगी। पुलिस की तहवील में? हाँ जनाब आला, यांगलाई ने प्रोफेसर के सामने 2 जानू बैठते हुए कहा। और आप क्या पीना पसंद करेंगे? इस वक्त तो सिर्फ पानी पिला दो, प्रोफेसर यांगलाई को बगौर देखते हुए कहा। मेरा सर कुछ भारी भारी लग रहा है और आपके सर का भारीपन सिर्फ एक जाम से खत्म हो जाएगा। मैं अभी हाजिर करता हूं, यांगलाई ने उठते हुए कहा और फिर ड्राइंग रूम से निकल गया। उसकी वापसी में ज्यादा देर नहीं लगी। वो एक ट्रे में शराब की बोतल और 2 गिलास रखे कमरे में दाखिल हुआ। मुझे ज़ेब तो नहीं देता कि मैं आपके साथ शराब से शुगल करूं, लेकिन ज़रूरत भी महसूस कर रहा हूं। अगर आप मुझ अकीदतमंद को इजाज़त दें तो मैं भी। ठीक है, राहील ने शराब की बोतल को घूरते हुए कहा। इस वक्त बस तुम पियो। नहीं सरकार, ये कैसे मुमकिन है, यांगलाई ने लिहाजा से कहा। और ये ताइवान की वो शराब है जिसे वही लोग हाथ लगाते हैं जिन्हें अपने से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी अजीज़ होती है। क्या तुम ऐसे हो? क्यों नहीं सरकार, आपका भगत हूँ, जैसे हनुमान राम का भगत है। क्या तुम हिंदू हो? मैं नाग देवता का पुजारी हूँ, यांगलाई ने आंखें बंद करते हुए कहा, और उसकी गर्दन अकीदत से पहले ही खम थी। मैं उस देवता का पुजारी हूँ जिसके बगैर बेशतर देवता अपने वजूद को नामुकम्मल समझते हैं। आप किसी के गले का हार, किसी के सर का ताज हैं। आप अजीम हैं क्योंकि आप जब भी अपनी दुम को मुंह में दबा लेते हैं तो एक दायरा, एक हिसार और एक हल्का बन जाता है। ये वो हल्का है जिसमें सियारे ही नहीं देवी देवता भी समा जाते हैं। राहील हैरत से यांगलाई की तरफ देख रहा था। ये भी अजीब शय है, उसने सोचा। कितनी रवानी से अंग्रेजी बोल रहा है और उसे तो लहजे पर भी कुदरत है। खत्म करो ये ड्रामा, मैं किसी का देवता नहीं हूँ, राहील ने फूंकार जैसी आवाज में कहा। और इस अंदाज की बकवास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं।
یہ بکواس نہیں ہے नाग देवता, یہ नाकाबिल तस्खीर कुव्वत है। यांग लाई ने कहा, अपना रूप बदलने, जून तब्दील करने पर सिर्फ और सिर्फ देवता ही कादिर हैं। आपने हजारों साल पहले अपनी जून तब्दील की थी। आप इंसानों को आजमाने के लिए नाग से इंसान बन गए, लेकिन आखिर एक दिन अपनी असल की तरफ लौट जाएंगे। जब आप देवता बन जाएंगे, नाग बन जाएंगे, तो उन्हें माफ हरगिज ना करेंगे जो आपके रास्ते की दीवार बने। मैं आपको तंग किया और आपको मामूली इंसान समझकर अज़ियतों का शिकार किया। अगर तुमने इस अंदाज की बातें जारी रखी तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। प्रोफेसर रहील ने तेज आवाज में कहा, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, बस एक बात। यांग लाई ने लड़ती हुई आवाज में कहा, मैं आपके करम का तालिब हूँ। आपके अकीदतमंद दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं और वो आपका दीदार करना चाहते हैं। आपके कदमों पर अकीदत के फूल नछावर करना चाहते हैं। अपना सर काट कर आपके हजूर कुर्बानियाँ पेश करना चाहते हैं। और मुझे आपने बशारत दी और मैंने आपका दीदार कर लिया। मेरी रूह, मेरी आत्मा को सुकून मैसर हुआ। यही सुकून आप अपने दूसरे पुजारियों, अकीदतमंदों और परस्तारों को भी तो अता कर सकते हैं। मैं आपके पुजारियों को जमा करूंगा और दुनिया के कोने कोने में मौजूद अकीदतमंदों को पैगाम दूंगा कि अगर कोई देवताओं के देवता या नाग देवता का दीदार करना चाहता है तो 14वीं की रात को खामोश रहो। अगर अब एक लफ्ज़ भी अदा किया तो अच्छा ना होगा। मैं पूरे 30 साल से आपकी परस्तश कर रहा हूँ। खामोश परस्तश, पहली बार मुझे आपके सामने कुछ कहने का मौका मिला है। यांग लाई ने अल्तजामीज़ लहजे में कहा, बस चंद लफ्ज़ और बोलने की इजाज़त दें, फिर ज़िंदगी के बाकी दिन खामोश रहकर गुजार लूँगा। प्रोफेसर राहील ने इस अंदाज में यांग लाई की तरफ देखा जैसे कह रहा हो कि बोल, तुम्हें इजाज़त है। उस शहर में आपकी खामोश परस्तश करने वाले बहुत पुजारी हैं मेरे देवता। वो आपकी मौत को तसव्वुर के नहा खानों में सजाए खामोशी से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उन खामोश पुजारियों ने मुझे और आपके एक दूसरे भगत को, जो यहाँ के महकमे आसार कदीमा का आला अफसर है, अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है, अपना पुरोहित चुन लिया है। हम वसीला हैं उन खामोश पुजारियों और आपके दरमियान। यहाँ के महकमे आसार कदीमा का एक आला अफसर तो अशोक मेहता भी है। राहील ने ज़ैर लब कहा, जी सरकार, और मैंने आपके उसी भगत का हवाला दिया है। वो मक्कार है, मैं उसे जानता हूँ। मक्कारी तो इंसानी खसरत का एक जज़ू है। यांग लाई ने कहा, अगर वो मक्कार नहीं होता तो आपके दुश्मन अब तक उसे मार चुके होते। अब तो मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ क्यों लाए हो। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर ही पहले मुझे यूँ लगा जैसे आप मुझे आवाज़ दे रहे हों और मैं ड्राइंग रूम में बैठा था। आपकी आवाज़ पर मैं उठ बैठा। फिर मैंने अपने 2 आदमियों का साथ लिया, कार निकाली और मकान से बाहर आ गया। मकान से बाहर आने के बाद मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कार मेरे काबू से बाहर है। मजबूरन मैंने खुद को कार के हवाले कर दिया और कार हम तीनों को लेकर उस मकान तक गई जिस मकान से 2 बदमाश आपको अगवा करके ले जा रहे थे। कार उन दुश्मनों के पीछे लग गई और फिर नामालूम किस जज्बे से मेरे एक साथी ने अपना बेआवाज़ रिवाल्वर निकाला और अगली कार के पिछले व्हील का निशाना लेकर दाग दिया। आगे वाली कार पहले तो लंगड़ाई और फिर रुक गई। उसके बाद बिल्कुल मशीनी अंदाज में हमने आपको अपनी कार में मुंतकिल किया। बस फिर उस मकान में आ गए। अब क्या इरादा है? बहुत नेक इरादा है, यांग लाई ने कहा। चंद दिन आप मुझे मेज़बानी का शर्फ अता करेंगे और फिर मेरे कहने से एक रात इस ताबूत में लेट जाएंगे जो बराए ख़ास आपके लिए बनवाया जाएगा। ताबूत? प्रोफेसर राहील हैरत से यांग लाई की तरफ देखते हुए धीमी आवाज़ में कहा, हाँ ताबूत। यांग लाई ने भी धीमी आवाज़ में कहा, और इस ताबूत को मेरे आदमी उस शिप पर चढ़ा देंगे जो सिंगापुर जा रहा है। जब जहाज बंदरगाह से निकलकर खुले समंदर में रवा दवा होगा तो आपके 2 पुजारी आपको ताबूत से बाहर निकालेंगे और उस वक्त तक आपकी सेवा करते रहेंगे जब तक। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? प्रोफेसर ने सोफे से उठते हुए कहा। उसने अभी तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया था। नहीं, मुझे आपकी दानिशमंदी, आपकी जहानत और आपकी सलाहियतों का इल्म है। यांग लाई ने सरगोशी की। तुम्हें शायद मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं, प्रोफेसर ने फुंकारते हुए कहा। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मरने से पहले तुम्हें पछताने का वक़्त भी नहीं मिलेगा। ज़्यादा बेहतर यह है कि अपनी जगह से जुम्बश भी मत करना।
राहील ने ड्राइंग रूम के दरवाजे की समत बढ़ते हुए कहा, मेरे देवता, मैं वाकई आपको हाथ नहीं लगाऊंगा और मुझे जलकर भस्म नहीं होना, लेकिन मेरे आदमी वो निरे जाहल, खुद सर और घमंडी हैं। वो शायद आप पर वार करने की हमाकत कर बैठें और आपके हाथ पांव बांध कर किसी तारीख कमरे में फेंक दें। बेहतर यही है कि ड्राइंग रूम से बाहर निकलने की कोशिश ना करें, यांग लाई ने कहा और उसका लहजा बहुत सरल था। दो आदमी अचानक के दरवाजे पर नमूदार हुए और उन पर नजर पड़ते ही यांग लाई ने जुमला अधूरा छोड़कर प्रोफेसर पर हमला करने का इशारा किया। प्रोफेसर की पीठ दरवाजे की तरफ थी। उसने उन दो आदमियों को तो नहीं देखा, लेकिन यांग लाई के इशारे ने उसे चौकन्ना कर दिया। इससे पहले कि वो दोनों बीक वक्त उस पर हमला करते, वो ना सिर्फ दरवाजे से की तरफ पलटा बल्कि दाएं तरफ छलांग भी लगा दी। हमले की नीयत से उन दोनों ने भी छलांग लगाई थी, लेकिन उनका हमला नाकाम हुआ। मैं किसी को कत्ल करना नहीं चाहता, राहील ने हमरा आवरों पर नजरें जमाकर पुरसकून लहजे में कहा, लेकिन अब किसी ने मुझ पर हमला किया तो? मेरे देवता, यांग लाई ने प्रोफेसर की बात कथा कि आपका ये पुरोहित जानता है कि आप बहुत आसानी से हमें मार सकते हैं, लेकिन हम आपके दुश्मन नहीं हैं, इसलिए मैं जानता हूं कि मेरा कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। प्रोफेसर ने अपने पतले पतले होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, मुझे सबकी नीयत, सबके मफादात का इल्म है। मेरे आगे हर शख्स का चेहरा और आंखें बोलने लगती हैं। मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें देखते ही मुझे एहसास हुआ कि तुम खूनी, शातिर और धोखेबाज हो। तुम अपने मफाद की खातिर बहुत कुछ कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि तुम भी दूसरों की तरह मेरी सलाहियतों को अपने मफादात पर कुर्बान करना चाहते हो। प्रोफेसर यांग लाई ने संजीदे लहजे में कहा, मैं आपके कबीले की एक औरत से चंद साल पहले मिल चुका हूँ। राहील ने चंद लम्हे यांग लाई की तरफ देखा और फिर बोला, क्या तुमने उसे मुकीद किया था? नहीं, उसे कैद करना शायद मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन उसकी हिफाजत करना चाहता था और उसकी हिफाजत की खातिर मैंने उसे एक ऐसे कमरे में बंद किया था जिससे उसका निकलना और उस पर किसी की नज़र पड़ना मुमकिन नहीं था। लेकिन उस कमरे में 4 घंटे से ज़्यादा नहीं रही। रात 2 बजे तक मैं उसके साथ था और फिर सुबह 6 बजे मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला, उसे निकाल कर किसी दूसरी जगह पहुंचा दूं, मगर कमरा खाली था। सलाखदार खिड़की का एक पट खुला हुआ था और उभरते हुए सूरज की रोशनी उस खुले पट से अंदर आ रही थी। खिड़की की सलाखों से किसी इंसान का निकलना मुमकिन नहीं था। अगर वह मेरे कबीला की औरत थी तो फिर इंसान नहीं थी। प्रोफेसर ने सरगोशी की, सलाखों के दरमियान से सांप आसानी से निकल सकता है और इसका मतलब यही है कि वह अपनी जून बदलने, इंसान से सांप बनने और सांप से फिर इंसान बन जाने पर कादिर है। क्या आप इंसान से सांप नहीं बन सकते प्रोफेसर? राहील ने यांग लाई के इस सवाल का जवाब देने के बजाय अचानक उन 2 आदमियों पर हमला कर दिया जो यांग लाई के इशारे के मुंतज़िर थे। प्रोफेसर जैसे नस्तलीक और पढ़े लिखे बंदे से हमले की तवक्का उन दोनों को बिल्कुल नहीं थी, वरना वो उसकी तरफ से चौकन्ना रहते। यांग लाई भी सोच नहीं सकता था कि प्रोफेसर किसी मरहले पर हमला भी कर सकता है। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, प्रोफेसर ने उन दोनों के सर आपस में टकराते हुए सर्द आवाज में कहा। प्रोफेसर, छोड़ दो मेरे आदमियों को, वरना गोली मार दूंगा। यांग लाई ने जेब से रिवॉल्वर निकालते हुए कहा, छोड़ दो इन लोगों को। राहील ने हकारत से यांग लाई की तरफ देखते हुए उन दोनों की गर्दनें छोड़ दी और दूसरी टक्कर तक तो उन दोनों ने हाथ पांव चलाए थे, लेकिन तीसरी टक्कर शायद उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। यांग लाई रिवॉल्वर ना भी निकालता तो प्रोफेसर उन दोनों को छोड़ ही देता। गर्दनें छूटते ही वो दोनों फर्श पर ढेर हो गए। ये तुमने क्या किया? यांग लाई ने कहा और रिवॉल्वर का रुख प्रोफेसर की तरफ किए हुए घुटनों के बल बैठा और दोनों के करीब बैठ गया। क्या ये मर? यांग लाई की आवाज़ हल्क में घुट कर रह गई। प्रोफेसर ने उसके रिवॉल्वर की परवाह किए बगैर ही उछल कर उसकी पेशानी पर ठोकर मार दी और फिर इससे पहले कि यांग लाई संभल कर फायर करता, प्रोफेसर ना सिर्फ कमरे से बाहर था बल्कि उसने दरवाज़ा बंद करके बाहर की कुंडी भी लगा दी थी। रुक जाओ प्रोफेसर, मेरे आदमी तुम्हें। प्रोफेसर दौड़ रहा था, इसलिए बहुत जल्द उसकी समाज की गिरफ्त से यांग लाई की आवाज़ दूर हो गई। दौड़ते हुए प्रोफेसर इधर उधर भी नहीं देख रहा था और मुमकिन है उसे किसी तरफ से हमले की तवक्का ही ना हो। बहुत जल्द वो मकान के बाहर था और वह मकान से बाहर खड़ा होकर किसी टैक्सी का इंतजार नहीं करना था, क्योंकि उसके ख्याल में जो लोग मकान में थे उन्हें वो एक कमरे में बंद करके आया था। लेकिन ये मकान के करीब नहीं रुका और ये इलाका प्रोफेसर का देखा हुआ था। उसे पता था कि वह किस सीमा चलकर आसानी से मेन रोड तक पहुंच सकता है।
प्रोफेसर नाक की सीध में चलते हुए जब मकान से काफी दूर निकल आया तो वह नीली कार हरकत में आई जो मकान से कदरे फासले पर एक फुटपाथ से लगी खड़ी थी। यह वही कार थी जो ताकब के दौरान दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर आ गई थी और उस कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए फर्द की निगाहें प्रोफेसर पर जमी हुई थी और वो बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। अगर प्रोफेसर पलट कर देखता तो ये कार उसकी निगाह में जरूर आ जाती, लेकिन प्रोफेसर ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। सामने के सराहे से एक टैक्सी जब प्रोफेसर के करीब पहुंची तो उसने इशारे से उसे रोका और फिर ड्राइवर से कुछ कहे बगैर ही पिछली तरफ का दरवाजा खोलकर बैठ गया। टैक्सी ड्राइवर ने प्रोफेसर को बैठते देखकर मीटर डाउन किया और पूछा, कहाँ जाएंगे साहब? फिलहाल तो इस इलाके से बाहर निकलो, प्रोफेसर ने अपनी तरफ का दरवाजा लॉक करते हुए कहा, और मेन रोड पर निकलने के बाद बताऊंगा कि मुझे कहाँ जाना है। आप बगैर पूछे बैठ गए साहब, ड्राइवर ने टैक्सी की रफ्तार में इजाफा करते हुए कहा, और अगर आपको कहीं करीब जाना है तब भी हम 20 रुपये लेगा, हम कम फासला का सवारी बिठाते ही नहीं, क्योंकि आप बैठ गए हैं इसलिए मजबूरी है। मैं तुम्हें 30 रुपये दूंगा, प्रोफेसर ने कहा। बस अब तुम बात नहीं करो, खामोशी से चलते रहो। जाओगे कहाँ साहब? मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, बस अब चुप हो जाओ, प्रोफेसर ने माथे पर हाथ लगाते हुए कहा, और उसके चेहरे पर कर्ब के आसार भी उभर आए थे और यूं महसूस हो रहा था जैसे वह शदीद के सर में दर्द में मुब्तला हो। अब हम सदर की तरफ जा रहे हैं, ड्राइवर ने सरगोशी की। ड्राइवर को तवक्का थी कि प्रोफेसर जवाब में कुछ कहेगा, लेकिन जब प्रोफेसर की तरफ से खामोशी रही तो उसने रफ्तार में इजाफा कर दिया। नीले रंग की कार टैक्सी के पीछे पीछे आ रही थी। उसके और टैक्सी के दरमियान में ज्यादा फासला नहीं था। ड्राइवर थोड़ी देर बाद राहिल ने कहा, हम जाएंगे तो क्लिफ्टन की तरफ, लेकिन इस तरफ से नहीं, थोड़ी हल्की रफ्तार से। हम लोग टाइम पास करने के सड़क पर नहीं आते, टैक्सी ड्राइवर ने कहा, और हम लोग कम से कम ज्यादा फासला तय करके ही कुछ कर सकते हैं, वरना तो भाड़ा निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। ये मेरा अपना नहीं, मीटर भाड़े का है। मैं तुम्हें मीटर से ज्यादा पैसे दूंगा, बस तुम रफ्तार कम से कम रखो, राहिल ने कहा। और मैं कुछ सोचना चाहता हूँ, किसी नतीजे, किसी फैसले तक पहुँचना चाहता हूँ। और ये बात तो उसकी समझ में आ गई थी कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो सब उसकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाने के लिए हो रहा है। उसे आशा बेगम की नीयत का भी पता था, सरकारी अफसरान के इरादों से भी वो वाकिफ था, और उसे अपने चंद अनदेखे दुश्मनों के बारे में भी वो जानता था कि वो उससे क्या चाहते हैं। ये सब कुछ तो वो जानता था और समझता था, लेकिन खुद उसे क्या करना चाहिए उसके बारे में आज से कबल उसने संजीदगी से गौर नहीं किया था। राहिल के ख्याल में उसके पास वक़्त कम था और वो जल्द अज जल्द किसी नतीजे पर पहुंचकर अपनी राह का तयन करना चाहता था। अमली तौर पर दरसो तदरीस से उसका तल्लक ख़त्म होता जा रहा था। तालीमी इदारे खुल गए, लेकिन वो ऐसा उलझा हुआ था कि उसे यूनिवर्सिटी की तरफ देखने का होश भी नहीं था। नौशीन से उसका एक तल्लक ज़रूर था, लेकिन अपने साथ वो उसे भी मुसीबतों का शिकार करना नहीं चाहता था। अगर नौशीन को साथ लेकर वो किसी और शहर में रिहाइश इख्तियार करता तब भी उसे यकीन था कि उसके दुश्मन या दोस्त वहां तक भी पहुंच जाएंगे। राहिल सोचता रहा। टैक्सी धीमी रफ्तार से क्लिफ्टन की सिमत बढ़ गई और उसके पीछे आने वाली नीली कार की रफ्तार टैक्सी की रफ्तार जैसी थी, इसलिए दोनों के दरमियान में यकसा फासला क्लिफ्टन के पुल तक बरकरार रहा। लेकिन जैसे ही पुल पर चढ़ी नीली कार रफ्तार में यकलख्त इजाफा हुआ और देखते ही देखते वो टैक्सी से आगे निकल गई। उस पुल से नीचे उतरने के बाद गाड़ी फिर उसी सिमत टर्न कर लेना, राहिल ने कहा, और असल में मुझे PIA के कार्गो ऑफिस जाना था। टैक्सी ड्राइवर को हैरत हुई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। पुल से नीचे उतरने के बाद उसने गाड़ी टर्न की और फिर वापसी का सफर शुरू हुआ। क्लिफ्टन के पुल से जैसे ही टैक्सी उतरी, प्रोफेसर ने रुकने का इशारा किया और टैक्सी से उतरते हुए प्रोफेसर सोच रहा था कि उस नीली कार में यकीनन आशा थी और अब अपने घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने उसके साथ मिलकर काम करने का वादा तो जरूर किया था, लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है। अगर उसे मुझ पर भरोसा होता तो मेरा ताक़ब कभी ना करती। और टैक्सी के जाने के बाद भी प्रोफेसर उसी जगह खड़ा खासी देर तक गौर करता रहा और करीब से गुजरती हुए एक और टैक्सी को रुकने का इशारा किया। टैक्सी में बैठने के बाद उसने ड्राइवर से पाकिस्तान क्वार्टर्स चलने के लिए कहा। सरवर नदीम पाकिस्तान क्वार्टर ही के इलाके में रहता था। नाश्ते की मेज पर आने से कबल आशा बेगम ने नौशीन के घर पर फ़ोन किया था। नौशीन घर पर नहीं मिली। आशा के इस्तफसार पर घर से जवाब मिला कि वो रात घर से बगैर कुछ बताई गई है और अभी तक उसकी वापसी नहीं हुई।
रिसीवर रखते हुए आशा बेगम ने सोचा था कि नाश्ते के बाद नसार करमानी से मिलेगी, और मैं इतना परेशान तुम्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। ज़हरा ने आशा की प्याली में चाय डालते हुए कहा।